के सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो किडनीज हैं, वन पेयर किडनीज। किडनी से लगा हुआ यूरेटर, और यूरेटर खुलता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ या अटैच टू द वॉल ऑफ क्लोएका। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हमने, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग का डायग्राम है। यहाँ पे दो किडनी है, एक राइट और एक लेफ्ट किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, वन पेयर ऑफ किडनीज। और हम लोग जानते हैं कि किडनीज आर मेनली द ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स, because primary function of kidneys is to maintain the balance between water and salts within the body fluid, and its secondary function is excretion. Primarily it is an osmoregulatory organ. तो यहाँ पे फ्रॉग में भी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने में दोनों किडनी का रोल है। किडनीज आर डार्क रेड, डीप रेड है, डार्क रेड कलर है किडनी का, और ये प्रेजेंट है वन ऑन ईच डॉर्सोलैटरल साइड्स ऑफ द बॉडी। फ्रॉग का जो डॉर्सल और लैटरल साइड्स है, राइट और लेफ्ट साइड, दोनों में एक एक किडनी है। किडनी का शेप अगर देखिए आप, ये दिस वन, तो ये आउटर सरफेस है। द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स। ये किडनी का जो बाहर वाला सरफेस है, आउटर सरफेस, ये कॉन्वेक्स है, whereas the outer surface of kidney is convex। ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स है, और inner surface is slightly flat and lobulated। ये जो अंदर वाला सरफेस है ये फ्लैट है और थोड़ा लॉब्यूलेटेड है। लॉब्यूलेटेड कहने का मतलब देखिए ऐसे, इस तरह से ऐसा लोब में बटा हुआ है। तो इनर सरफेस इट इज फ्लैट एंड लॉब्यूलेटेड, लोब में बटा हुआ, whereas outer surface is convex। अब किडनी के अंदर काफी ज्यादा संख्या में नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स which are the uriniferous tubules। Unit of kidney is nephron, and number of nephrons in single kidney of frog is about 2000। हम लोग ह्यूमन में पढ़ते हैं 10 लाख to 12 लाख, फ्रॉग के एक किडनी में लगभग 2000 नेफ्रॉन होता है। एंड नेफ्रॉन्स आर मेसोनेफ्रिक। जैसे फिश, एम्फीबिया, फिश और एम्फीबिया, यानी एनाम्नियोटा, एनाम्नियोटा में किडनीज आर मेसोनेफ्रिक, whereas in reptiles, birds and mammals, mean amniota, kidneys are metanephric। तो यहाँ मेसोनेफ्रिक किडनी है, तो नेफ्रॉन को भी हम लोग कहते हैं मेसोनेफ्रॉस। यहाँ पे किडनी का एक डायग्राम और बनाया है जिसमें हम लोग नेफ्रॉन का अरेंजमेंट देख रहे हैं। आप देखिएगा तो ये वेंट्रल सरफेस है किडनी का, और ये लॉब्यूलेटेड है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि लार्ज नंबर ऑफ फाइन पोर्स नोन एज नेफ्रोस्टोम, ये जो एपर्चर है किडनी के वेंट्रल साइड में, जैसे ये वेंट्रल साइड है तो इसमें यहाँ पे पोर्स है, इस तरह का एपर्चर है। अब ये एपर्चर किडनी में है तो एपर्चर का नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम। So these are the nephrostomes present on the ventral side of the kidneys, and due to the presence of these nephrostomes, kidneys are directly in contact to the body fluid। यहाँ तो अंदर बॉडी फ्लूइड है इसमें। अब ये पोर्स है जिसको नेफ्रोस्टोम कह रहे हैं। तो नेफ्रोस्टोम के कारण किडनी का डायरेक्ट संबंध होता है बॉडी फ्लूइड से। अब हम लोगों का जो किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी, वो कंप्लीटली सेपरेटेड है बॉडी फ्लूइड से, लेकिन यहाँ पे बॉडी फ्लूइड इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट टू द इनर पार्ट ऑफ द किडनीज। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बॉडी फ्लूइड से भी डायरेक्टली वाटर और सॉल्ट को ये रिसीव करता है किडनी। जैसे यहाँ पे किडनी में अपर्चर है नेफ्रोस्टोम, तो ये बॉडी फ्लूइड है
तो बॉडी फ्लूइड से वाटर और सॉल्ट को ये एब्जॉर्ब भी करता है, रिसीव भी करता है थ्रू दिस नेफ्रोस्टोम। जबकि मेटानेफ्रिक किडनीज रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल का इंक्लूडिंग ह्यूमन, उसका इस बाहर वाले बॉडी फ्लूइड से कोई संपर्क नहीं है। दोनों किडनी के ऊपर ये येलो कलर का हाईली ब्रांच्ड फैट बॉडीज होता है। दीज आर द फैट बॉडीज, मेल और फीमेल में दोनों में है। और फैट बॉडी का काम होता है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर गैमेटोजेनेसिस। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis, दोनों में एनर्जी की जरूरत है। दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फैट बॉडी प्रेजेंट अबव द किडनीज। अब यहाँ पे देखिएगा तो किडनी में ये एक इस तरह का बैंड लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का बना दिया। दिस स्ट्रक्चर इज एड्रिनल। हम लोगों का एड्रिनल जो होता है वो डिफरेंट होता है। वहां पे एड्रिनल ग्लैंड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसे ये फॉक्ड हैट शेप होता है, लेकिन फ्रॉग में एड्रिनल्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द किडनी इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल बैंड, एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर है। काम वही है, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ भी रिलीज करता है एड्रिनलिन। अब देखिए इस डायग्राम में ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड। तो किडनी को ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाया, ये डॉर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड है। अब इसमें ये आउटर दो लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट होता है किडनी में, दो लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है। एक इसको कहा है आउटर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट और इसको कहा है इनर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट, एंड बोथ द कलेक्टिंग डक्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट्यूल। डक्ट्यूल मतलब छोटा डक्ट। तो ये वाला ध्यान से देखिए, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है, ये इनर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है। इनर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट का एक और नाम होता है बीडर्स कैनाल, और दोनों को आउटर और इनर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट को जोड़ने वाला ट्रांसवर्स डक्ट। तो यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में आपको दिखेगा, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है दिस वन, और ये इनर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है, और दोनों को जोड़ने वाला दीज आर द ट्रांसवर्स डक्ट्यूल। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट दिस वन, इनर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट, इसको बीडर्स कैनाल भी कहते हैं, और दोनों को जोड़ने वाला दीज आर द ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे एक ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट बनाया हमने, एक सिंगल ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट है। दिस इज द सिंगल ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए नेफ्रॉन का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो करें, सिंगल नेफ्रॉन्स का, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का। द अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज बाउमेन्स कैप्सूल। ये डबल वॉल्ड कैप्सुलर स्ट्रक्चर है जिसको बाउमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं। ये इनर वॉल है बाउमेन्स कैप्सूल का, ये आउटर वॉल है। और बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर दिस पार्ट इज ग्लोमेरुलस, जैसा ह्यूमन में भी होता है। ये एफरेंट रीनल आर्टेरियोल है, ब्लड ला रहा है, और ये इफरेंट रीनल आर्टेरियोल है, यानी इससे ब्लड बाहर जा रहा है। तो एफरेंट रीनल आर्टेरियोल डिवाइड्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज, एंड द ग्रुप ऑफ दीज कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है। तो glomerulus is present within the Bowman's capsule. Both Bowman's capsule and glomerulus together constitute the Malpighian body. दोनों मिलकर कहलाता है Malpighian body. अब देखिए Bowman's capsule के नीचे का ये हिस्सा है proximal convoluted tubule. This is PCT. और ये है DCT. यहाँ पे loop of Henle absent है. Loop of Henle is present in mammalian kidney, ह्यूमन के किडनी में है, but it is absent in frog's kidney. तो loop of Henle नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ये जो आप डक्ट देख रहे हैं, it is proximal convoluted tubule, और ये है distal convoluted tubule. और ये जो efferent renal arteriole है, this one, efferent renal arteriole, it divides into large number of capillaries, and these capillaries surround the PCT, DCT as well as this collecting duct. ये collecting duct है। तो PCT, DCT और collecting duct
सबको सराउंड करता है लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज, एंड इन कैपिलरीज को कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। पेरी ट्यूबुलर बिकॉज ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रहा है। तो ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, और ये एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल है, डिवाइड कर रहा है बहुत सारे कैपिलरी में। इस ग्रुप को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से ब्लड लेकर बाहर आ रहा है इफरेंट रीनल आर्ट्रियोल। इफरेंट रीनल आर्ट्रियोल डिवाइड करता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में विच सराउंड्स द डीसीटी, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। और जैसा हम लोग किडनी में पढ़ चुके हैं, हम लोगों में वासा रेक्टा होता है विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। तो ये तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब ये नेफ्रॉन कैसे अरेंज्ड होता है, अगर इसको देखिएगा तो फिर से देखिए ध्यान से। ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है, तो यहाँ पे ये बताया था आउटर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट। ये इनर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है जिसको बीडर्स कैनाल कहते हैं। दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्स डक्ट्यूल है, दिस वन ट्रांसवर्स डक्ट्यूल है। अब देखिए ये बाउमेंस कैप्सूल एंड माल्पिगियन बॉडी यानी ग्लोमेरुलस, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस। ये मौजूद है वेंट्रल सरफेस की ओर। अब ये पीसीटी, दिस वन पीसीटी, इट मूव्स ऑन टू द डॉर्सल साइड। आप देख रहे हैं ये बाउमेंस कैप्सूल है वेंट्रल साइड की ओर, ये वेंट्रल साइड है, और ये पीसीटी जा रहा है ऊपर डॉर्सल साइड में। इट कॉइल्स अराउंड द ट्रांसवर्स डक्ट्यूल, ये कॉइल कर रहा है ट्रांसवर्स डक्ट्यूल को, तो इस कॉइल को कहते हैं डॉर्सल कॉइल। दिस कॉइल इज कॉल्ड डॉर्सल कॉइल। तो ये बाउमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी इज मूविंग टू द डॉर्सल सरफेस। It coils around the transverse ductule to form this dorsal coil. Then ये DCT मूव कर रहा है फिर वेंट्रल साइड में, फिर ये कॉइल कर रहा है और इसको कहते हैं वेंट्रल कॉइल, एंड देन इट ज्वाइंस विद द ट्रांसवर्स डक्ट्यूल। तो यूरिन जो फॉर्म करेगा, तो जितने भी नेफ्रॉन्स हैं they all open into the transverse ductule। ये सब खुलता है ट्रांसवर्स डक्ट्यूल में। तो यूरिन विल बी कलेक्टेड फर्स्ट इन द ट्रांसवर्स डक्ट्यूल, और ट्रांसवर्स डक्ट्यूल से ये चला जाता है इनटू द बीडर्स कैनाल, ये बीडर्स कैनाल से। तो ये अब देखिए यहाँ पे यूरिन जब फॉर्म करेगा तो दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट किडनी से ये रिलीज होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है attached to the wall of the cloaca, और cloaca हम लोग कहते हैं it is the terminal part of the alimentary canal which is the common space for both excretive system as well as reproductive system। alimentary canal का टर्मिनल हिस्सा है, लेकिन इसमें excretive duct भी खुलता है और reproductive duct भी खुलता है, और ये है इसका cloacal aperture। तो यूरिन जब फॉर्म करेगा तो ये रिलीज किया जाएगा ट्रांसवर्स डक्ट्यूल में, ट्रांसवर्स डक्ट्यूल से बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल से चलाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से रिलीज होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन विल बी फोर्स्ड आउट थ्रू द क्लोइकल एपर्चर। ये क्लोइकल एपर्चर से बाहर आएगा। तो ये हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटिव सिस्टम फ्रॉग में सिंपल है। किडनीज आर मेसोनेफ्रिक, dorsal these are dark red in color, present on dorsolateral sides of the body of the frog. Dorsal surface of kidney is convex, ventral surface is flat and lobulated. Ventral surface of kidney contains large number of pores which are called nephrostomes, and through the nephrostomes the exchange of material occur in between the kidney and the outer body fluid। इसमें एक्सचेंज हो सकता है नेफ्रोस्टोम के कारण। किडनी के अंदर यूनिट है नेफ्रॉन्स। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन सिंगल किडनी ऑफ फ्रॉग इज अबाउट 2000। ईच नेफ्रॉन हैज anterior part Bowman's capsule which is a double walled capsular structure। Bowman's capsule के नीचे का हिस्सा है proximal convoluted tubule, फिर उसके बाद distal convoluted tubule। इंपॉर्टेंट चीज है कि लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट।
और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुलता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये एफरेंट रीनल आर्टरियोल है, ये डिवाइड करता है बहुत सारे कैपिलरी में। इन कैपिलरी के ग्रुप को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बॉमस कैप्सूल मिलकर कहलाता है मालपिगियन बॉडी। इफरेंट रीनल आर्टरियोल ये ब्लड लेकर आ रहा है ग्लोमेरुलस से, and it divides into large number of capillaries which surround the PCT and DCT as well as the collecting duct, and these capillaries are called peritubular capillaries. Peri means बाहर की ओर है, तो ट्यूब्यूल को सराउंड करता है, and they help in osmoregulation. अब यहाँ पे एक खास अरेंजमेंट देखिएगा, तो ये बॉमस कैप्सूल है सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस, और बॉमस कैप्सूल का पोजीशन देखिएगा तो वेंट्रल साइड में है। फिर इसे पीसीटी ये जा रहा है डॉर्सल साइड में, ये क्वाइल कर रहा है, इसको कहते हैं डॉर्सल क्वाइल। फिर ये नीचे आ रहा है वेंट्रल साइड की ओर, फिर एक क्वाइल बना रहा है, इसको वेंट्रल क्वाइल कहते हैं। और फिर डीसीटी जाके खुल जाता है इनटू द ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारा ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट है जो इस डायग्राम में देख रहे हैं, दीज आर ऑल ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट। सब यूरिन को रिलीज करेगा बीडर्स कैनाल में, और बीडर्स कैनाल से होता हुआ चला आएगा ये यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिन जो यहाँ पे है, इसमें फ्रॉग को हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक, यानी जो चीफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉग का वो है यूरिया, तो यूरियोटेलिक है। तो याद भी होगा मोस्ट ऑफ द फिशेस, फ्रॉग, एम्फीबिया एज वेल एज मैमल्स आर यूरियोटेलिक, जबकि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक। तो मैमल और जो ह्यूमन और फ्रॉग का यूरिन है, दोनों में सबसे ज्यादा अमाउंट है यूरिया का। अब जब फ्रॉग जमीन के ऊपर होता है, क्वेश्चन इस पर पूछता है, तो जमीन के ऊपर होता है तो इसमें यूरिया का अमाउंट काफी बढ़ जाता है, काफी हाईली कंसंट्रेटेड होता है। पानी में होता है तो यूरिया का लेवल थोड़ा कम होता है, वहाँ डाइल्यूट यूरिन होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। डायग्राम यहाँ पे दोनों बना हुआ है बोर्ड पे, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसा एक साइड है किडनी बनाया, वैसे ही दूसरे साइड भी होगा। ये किडनी है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मामला है कि आप कहिएगा कि किडनी क्यों बना रहे हैं, तो इसलिए कि ये मेल का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सक्रीटिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मिला होता है। इसको यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहते हैं मेल के केस में, फीमेल में ये अलग है। तो यहाँ पे देखिए किडनी है, ये किडनी में अभी डिस्कस किया था, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है, ये इनर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट है, दोनों को जोड़ने वाला दीज आर ट्रांसवर्स डक्ट्यूल। अब किडनी के एंटेरोडोर्सल साइड में, ये एंटीरियर साइड है और ये डोर्सल भी है देखिए, और एंटीरियर है। तो एंटेरोडोर्सल साइड में ये टेस्टिस है, एक राइट साइड में होगा, और वैसे ही इधर नहीं बना है, इधर लेफ्ट भी होगा। तो वन पेयर ऑफ किडनीज, एंड किडनीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं बिकॉज दे परफॉर्म गैमेटोजेनेसिस एंड ऑल्सो सिंथेसाइज एंड रिलीज द गोनाडल हार्मोन। दो काम कर रहा है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है और दूसरा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस का एक यहाँ पे देखिए रफ बना दिया है, टीएस, दिस इज द टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का जो आउटर कवर है इट इज कॉल्ड कैप्सूल, ये फाइब्रस होता है, फाइब्रस कवर इज कॉल्ड कैप्सूल। और टेस्टिस के अंदर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सॉरी टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, these are the seminiferous tubules, ये दो बना है, ऐसा तो बहुत सारा होगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम होता है,
इसके सेल्स को प्राइमोर्डियल सेल्स कहते हैं। तो प्राइमोर्डियल सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब हम लोग जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा भी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पहला स्टेज होता है वो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फ्रॉग में भी वैसा ही है। तो पहला फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी प्राइमोर्डियल सेल्स ऑफ द जर्मल एपिथेलियम डिवाइड repeatedly by mitosis to produce large number of cells which are called spermatogonia. Spermatogonia यानी sperm mother cell. अब ये हो गया phase of multiplication. Now each spermatogonium develops into the primary spermatocyte और ये हो गया phase of growth. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होगा और ये स्पर्मेटोगोनिया चेंज कर जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो अभी डिप्लॉयड है, सब 2n है। अब स्टार्ट होगा फेज ऑफ मैचुरेशन। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन, पढ़ चुके हैं हम लोग, इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ। तो 2 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होगा जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। नाउ ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो द सेकंड मेयोटिक डिवीजन जो माइटोसिस के जैसा है टू प्रोड्यूस 2 स्पर्मेटिड। तो दोनों डिवाइड करेगा तो 4 स्पर्मेटिड होगा एंड स्पर्मेटिड आर आल्सो हैप्लॉइड। अब इसमें स्पर्मेटिड में फेज ऑफ डिफरेंशिएशन होगा तो इट विल डेवलप इनटू स्पर्म। ये हम लोग ह्यूमन में भी पढ़े हैं, वैसा ही फ्रॉग में भी है। अब यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो स्पर्म्स है दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स। ये स्पर्म बंडल में होता है और इन बंडल्स को कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। दीज बंडल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। फ्रॉग के एक स्पर्म की लंबाई देखिएगा, लेंथ ऑफ सिंगल स्पर्म इन फ्रॉग इज 0.03 मिलीमीटर, 0.03 मिलीमीटर। और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा ह्यूमन का स्पर्म का पड़ा है, यानी आगे का हिस्सा होगा एक्रोसोम, एक्रोसोम में मेल प्रोन्यूक्लियस होगा, उसके ऊपर यहाँ पे मेल का पहला जो हेड होगा, मेल का एंटीरियर पार्ट इज कोनिकल हेड, इस तरह से ऐसा कोनिकल हेड है। हेड के बाद ये बॉडी है, मिडिल पीस कहते हैं, और ये टेल है। इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रॉग में नेक नहीं होता है, नेक इज प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन स्पर्म। अब ये यहाँ पे देखिए हेड में यहाँ पे मेल प्रोन्यूक्लियस है जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, और यहाँ पे ये एक्रोसोम है विच इज द मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। यहाँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल, इससे लगा हुआ एक्सोनील, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट वैसा ही जैसा ह्यूमन में। फर्क इतना ही है कि द नेक इज एब्सेंट इन स्पर्म्स ऑफ फ्रॉग। तो एक स्पर्म की लंबाई है 0.03 मिलीमीटर। अब ये जो स्पर्म फॉर्म करेगा तो आप देखिए ये टेस्टिस से लगा हुआ, दीज आर द फाइन डक्ट्स, 10 से 12, 10 to 12 फाइन एंड स्मॉल डक्ट्स विच आर कॉल्ड वासा एफरेंसिया। तो वासा एफरेंसिया स्पर्म को लेकर रिलीज कर देता है इनटू द बीडर कैनाल। ये वासा एफरेंसिया 10 से 12 इसकी संख्या है, एंड थ्रू दीज वासा एफरेंसिया the sperms are released into the Bieder's canal, और Bieder's canal से होता हुआ ये इंटर कर जाता है into the urinogenital duct। मेल में यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कह रहे हैं बिकॉज इससे यूरिन भी जा रहा है, स्पर्म भी जा रहा है, और ये फिर रिलीज हो जाता है क्लोएका में। एंड ड्यूरिंग एम्प्लेक्सस, एम्प्लेक्सस कहते हैं फॉल्स कॉपुलेशन। देखिए मेल फ्रॉग में इंट्रोमिटेंट ऑर्गन यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको पेनिस कहते हैं, इट इज एब्सेंट इन फ्रॉग। तो इसलिए फ्रॉग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। मेल फ्रॉग में बताया था कॉपुलेटरी पैड होता है। तो ड्यूरिंग ब्रीडिंग द मेल माउंट्स ओवर द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड होल्ड द फीमेल्स विद द हेल्प ऑफ द कॉपुलेटरी पैड। उसके बाद ड्यू टू एक्साइटेशन मेल के क्लोएका से स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल के क्लोएका से एग्स का ग्रुप स्पर्म कहते हैं वो रिलीज होता है। बोथ स्पर्म्स एंड स्पर्म्स आर रिलीज इन द वाटर।
जहां फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। तो ये हो रहा है, ये स्पर्म, ये टेस्टिस का बता दिया। और अब क्लियर है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस का आउटर कवर है कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। दीज आर द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। हर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का बंडल है, स्पर्मेटोफोर। लेकिन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो लाइनिंग होता है जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स को हम लोग कहते हैं प्राइमोडियल सेल, जो डिप्लॉयड है। प्राइमोडियल सेल्स में जब डिवीजन होता है तो डेवलप होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल। जब उसमें ग्रोथ होता है तो ये डेवलप हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन, तो 4 स्पर्मेटिड बन जाता है। और ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट कर जाता है स्पर्म में। ये स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होता है इनटू द बीडर्स कैनाल, inner longitudinal collecting duct. Through these 10 to 12 fine ducts which are called vasa efferentia, और फिर ये रिलीज होता है इनटू द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो यूरेटर है, और ये रिलीज हो जाएगा क्लोएका में। एम्प्लेक्सस के समय क्लोएकल एपर्चर से ये पास आउट होगा। तो दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और थोड़ा डेवलपमेंट बता दो। जैसा राइट साइड का किडनी होगा वैसा ही लेफ्ट भी होगा, एक साइड का बना है। और किडनी के डॉर्सल साइड से अटैच होता है ये ओवरी। ये रेड कलर का ऐसे जो ब्रांच ऐसे ऐसे बना दिया है, इट इज ओवरी। ओवरी इज डार्क येलो कलर्ड। ओवरी डार्क येलो कलर्ड होता है, इरेगुलर होता है शेप में, यानी इसका आकार नियमित नहीं है। और खासकर ब्रीडिंग सीजन के समय, ब्रीडिंग सीजन जब फ्रॉग का ब्रीडिंग होता है तो उस समय फीमेल के सिलोम में, पूरे बॉडी कैविटी में आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। एक काफी बड़ा हो जाता है और पूरे सिलोम के अंदर फैला रहता है। तो अगर ब्रीडिंग सीजन में फीमेल फ्रॉग के स्किन को काटिएगा पेट वाले हिस्से से, वेंट्रल साइड से, तो आपको पूरे सिलोम में सिर्फ ओवरी दिखेगा, काफी ज्यादा पीले रंग का, पूरा इरेगुलर शेप होता है। नॉर्मल जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है तब ये छोटा होता है, और ब्रीडिंग सीजन के समय ये काफी फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, पूरे सिलोम के अंदर ये फैल जाता है। तो आकार इरेगुलर है। 1 पेयर ओवरी होगा, जैसे एक राइट किडनी के ऊपर है वैसे ही लेफ्ट किडनी के ऊपर होगा। यहाँ पे ओवरी का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ओवरी इज डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। फ्रॉग का जो ओवरी होता है उसके वॉल में 2 लेयर होता है। द वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ इपिथेलियम। ये आउटर इपिथेलियम है, ये बाहर वाला इपिथेलियम देखिए, ये आउटर है, आउटर इपिथेलियम, और ये इनर इपिथेलियम है। दिस इनर इपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम। इस इनर इपिथेलियम को जर्मिनल इपिथेलियम भी कहते हैं। एंड इन बिटवीन द आउटर एंड इनर इपिथेलियम, यानी आउटर इपिथेलियम और जर्मिनल इपिथेलियम के बीच में ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं और ब्लड कैपिलरी है। तो ह्यूमन के जैसा ओवरी नहीं है। एक तो ओवरी इरेगुलर शेप का है, येलो कलर्ड है, और ओवरी का वॉल 2 लेयर का बना है। बाहर वाला आउटर इपिथेलियम और इनर इपिथेलियम। इनर इपिथेलियम को जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं, और दोनों के बीच का स्पेस इट इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी। अब ब्रीडिंग सीजन में इस इनर लेयर, इस इनर इपिथेलियम जिसको जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं, इससे आउटग्रोथ डेवलप होता है, प्राइमोडियल सेल्स डेवलप होते हैं। और हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं ह्यूमन में कि प्राइमोडियल सेल्स, दीज आर द सेल्स ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम। तो यहाँ भी जर्मिनल इपिथेलियम का सेल्स है प्राइमोडियल सेल, और ये प्राइमोडियल सेल्स एक ग्रुप बनाता है। दीज प्राइमोडियल सेल्स फॉर्म अ ग्रुप, और बीच में एक बड़ा सा सेल, इट इज सेलेक्टेड टू बिकम ओवम। तो किनारे पे ये प्राइमोडियल सेल्स हैं और बीच में एक बड़ा सेल है जो ओवम में डेवलप होगा।
अब प्राइमोडियल सेल्स डिवाइड करता है oogonia, एक मदर सेल में oogonia डेवलप हो जाता है ग्रोथ फेज ऑफ ग्रोथ में, इट चेंजेस इनटू प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जो रिडक्शन डिवीजन है। तो दो हैप्लॉइड सेल बनता है जो पढ़ चुके हैं हम लोग, एक बड़ा साइज का जिसको सेकेंडरी oocyte कहेंगे और एक छोटा साइज का जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। और फर्स्ट पोलर बॉडी अटैच होता है सेकेंडरी oocyte के जिस सरफेस से, जिस पार्ट से, उसको हम लोग कहते हैं एनिमल पोल, और उसका अपोजिट वाला हिस्सा कहलाता है वेजिटल पोल। तो ये सब हो रहा है। अब उसके बाद इसी सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, लेकिन उसी में ओव्यूलेशन हो जाता है। अब अगर फ्रॉग का एक बाहर रिलीज हो गया पानी में और उसमें कोई स्पर्म इंटर कर गया तो रुका हुआ जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो अब पूरा होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन जब पूरा होगा तो फिर ये दो सेल में डिवाइड करेगा, एक बड़ा सेल जिसको ऊटीट कहेंगे और एक छोटा सेल जिसको सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे। और जब मेल और ऊटीट का क्रोमोसोम यानी फीमेल गामीट का क्रोमोसोम पेयर कर जाएगा तो oocyte will transform into zygote। जैसा पढ़ा है वही यहाँ भी है। तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे ह्यूमन में तो पढ़ा था कि सिंगल ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल ओवरी इन 1 month, बट इन केस ऑफ फ्रॉग लार्ज नंबर ऑफ ओवा या लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। एक साथ बहुत सारा एग प्रोड्यूस होता है। एक एग में देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल है, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदला, टर्शियरी फॉलिकल और ये मैच्योर्ड फॉलिकल। उसके बाद ओव्यूलेशन होगा तो ओवा एग जो रिलीज हो जाएगा। तो एग जब रिलीज होगा तो बॉडी फ्लूइड में सिलोम में रिलीज होगा। मान लीजिए ये सब एग रिलीज हो गया सिलोम, अब ये सिलोमिक फ्लूइड में ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है एग। नाउ दीज एग्स इंटर इनटू द ओविडकल फनल वन बाय वन। ओविडकल फनल का ये ओपनिंग है, अपर्चर है, इट इज सीलिएटेड। ये जो सीलिया है अपने मूवमेंट से, हम लोगों में फिम्ब्रिएटेड होता है, फिंगर लाइक अपर्चर, और फ्रॉग के ओविडकल फनल में सीलिया होता है। तो ये सीलिया अपने मूवमेंट से एग को मदद करता है एंड दीज एग्स इंटर इनटू द ओविडकल फनल वन बाय वन, एक एक करके इंटर करेगा and they will pass through the oviduct, या ओविडक्ट से पास करेगा। ओविडक्ट के वॉल के जो सेल्स हैं they release a layer around these eggs, और ये सारे एग्स के चारों तरफ एक म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीज करता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इज secreted by the cells present in the wall of the oviduct। अब ये सारा जो ग्रुप है, ऐसे ग्रुप होता है, बहुत सारा एग है, उसको एक म्यूकस मेम्ब्रेन से घिर गया, तो इस ग्रुप को कहते हैं स्पाउन, SPAWN, स्पाउन। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कवर है ये निर्माण करता है सेल्स ऑफ द ओविडक्ट। अब ये स्पाउन इंटर कर गया इनटू द ओविसैक। डिस्टल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड ओविसैक। एंटीरियर पार्ट इसका बनाता है ओविडकल फनल और डिस्टल पार्ट बनाता है ओविसैक। बोथ द ओविसैक्स, देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड, बोथ ओपन इनटू द क्लोएका। तो ये जो स्पाउंस होंगे दे विल बी रिलीज्ड इनटू द क्लोएका एंड ड्यूरिंग एम्प्लेक्सिस these spawns will be released into the surrounding water through the cloacal aperture। तो आप यहाँ पे देखिए जैसा ह्यूमन में भी होता है, यहाँ पे यूरेटर हैज नथिंग टू डू विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। ये यूरेटर सिर्फ यूरिन को पास कर रहा है, और यहाँ पे जेनाइटल डक्ट अलग है, दिस इज द जेनाइटल डक्ट, ओविडक्ट। जबकि मेल में जेनाइटल डक्ट और यूरेटर फ्यूज है, एक ही है, तो इसको कहते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट, और फीमेल में सिर्फ कहेंगे यूरेटर। तो ये हो गया। अब अगर सिंगल एग देखते हैं फ्रॉग का, तो एक एग का डायमीटर होता है 2 millimeter। द डायमीटर ऑफ द एग इन फ्रॉग इज 2 millimeter and the eggs are mesolechical because it has moderate amount of yolk, ना कम ना ज्यादा। टेलोलेसिकल because yolk is concentrated mainly at the vegetal pole, तो टेलोलेसिकल कह रहे हैं।
It is indeterminate because differentiation बाद में होगा, पहले डिवीजन होगा, जितने सेल्स बनेंगे फिर बाद में उनमें डिफरेंशिएशन होगा कि कौन सा सेल क्या बनाएगा. तो दिस टाइप ऑफ एग इज कॉल्ड इंडिटर्मिनेट एंड इट इज नॉन क्लिडोइक. नॉन क्लिडोइक बिकॉज डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, पानी में. तो एग्स आर नॉन क्लिडोइक, इंडिटर्मिनेट, मेसोलेसिथल एंड टेलोलेसिथल. अब ये जो स्पॉन्स हैं, जो ग्रुप ऑफ एग्स हैं, दे आर कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन. ये रिलीज हो जाता है पानी में, फ्लोट करता रहता है. अब ये जो इसके बाहर का जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो स्पॉन को, ग्रुप ऑफ एग यानी स्पॉन को जो सराउंड कर रहा है, इट इज वेरी डिस्टेस्टफुल. वो उसका टेस्ट खराब होता है. तो कोई भी दूसरा एक्वेटिक एनिमल, फिश वगैरह, उसको खाना पसंद नहीं करता है. तो इसलिए इसका जो स्पॉन का जो कवर है, म्यूकस मेम्ब्रेन, एक तो इसको प्रोटेक्शन दे रहा, और दूसरा ये है कि इसको ड्राई होने से भी रोकता है. ये पानी के अंदर है. अब स्पर्म इस म्यूकस मेम्ब्रेन को तोड़कर इंटर करता है एग के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होगा जाइगोट. जाइगोट में जब पहला क्लीवेज होता है तो 2 ब्लास्टोमियर बनेगा. सेकंड क्लीवेज में 4 ब्लास्टोमियर, और जब 32 ब्लास्टोमियर बन जाएगा, 32 ब्लास्टोमियर्स, उसके बाद द पैटर्न ऑफ क्लीवेज विल बिकम इरेगुलर. क्लीवेज का पैटर्न इरेगुलर हो जाता है. तो 32 सेल स्टेज को यहाँ पे कहते हैं मारूला. हम लोग याद होगा ह्यूमन में 16 सेल स्टेज को मारूला कहते हैं, यहाँ पे 32 सेल स्टेज को. मारूला डेवलप्स इनटू सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टूला, और सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर ब्लास्टूला चेंजेस इनटू डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर गैस्ट्रूला. ये पढ़ना नहीं है आपको, तो दिया भी नहीं एनसीईआरटी में, जस्ट बता रहे हैं. तो गैस्ट्रूला बनेगा. अब गैस्ट्रूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगा, और ऑर्गेनोजेनेसिस जब स्टार्ट हो जाएगा तो दिस एम्ब्रियो विल बी कॉल्ड टैडपोल लार्वा. इसको टैडपोल लार्वा कहते हैं. तो फ्रॉग का, टैडपोल लार्वा का अगर आप शेप देखिएगा तो फिश लाइक ही होता है, मछली के जैसा होता है. इसका टेल है, पीछे का हिस्सा टेल है. तो टैडपोल लार्वा में गिल्स भी होता है, नोटोकॉर्ड है, न्यूरल ट्यूब है, गिल्स है, गिल स्लिट्स है, लगता है फिश के जैसा, और ये इसका टेल है. अब इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके टेल के अंदर काफी ज्यादा फैट का डिपोजिशन होता है. टैडपोल लार्वा स्विम्स एक्टिवली, पानी में एक्टिवली स्विम करेगा, फीडिंग करता है, काफी वोरासिस फीडर है, काफी ज्यादा फीडिंग करता है. और फीडिंग का पर्पस है कि काफी ज्यादा न्यूट्रिशन इकट्ठा करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट इन द टेल रीजन. अपने टेल रीजन में इस फैट को इकट्ठा कर लेगा. जब काफी ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है तो फिर ये टैडपोल लार्वा अब स्विमिंग बंद कर देगा, फीडिंग बंद कर देगा, और एक जगह स्थिर हो जाता है. अब इसमें चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी लार्वल कैरेक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय एडल्ट कैरेक्टर. और फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी लेस डेवलप्ड लार्वल कैरेक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय मोर डेवलप्ड एडल्ट कैरेक्टर. अब देखिए मेटामॉर्फोसिस में पहले क्या होगा कि टेल डिसअपीयर्स. जैसे डेवलपमेंट होगा और चेंजेस आएगा तो एनर्जी चाहिए मेटामॉर्फोसिस में. तो एनर्जी का सोर्स है फैट प्रेजेंट इन द टेल रीजन. तो जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा ये एम्ब्रियो, इसका टेल छोटा होता जाएगा, अल्टीमेटली इट विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी. फ्रॉग उसको खा भी लेता है ये लार्वा, इसलिए इसको ऑटोफैजी कहते हैं. disappearance of the tail in the tadpole larva during metamorphosis is the process considered as autophagy. Autophagy का कारण है कि उसके फैट को ये यूटिलाइज करता है, और जो स्किन होता है उसको खा भी लेता है. कहने का मतलब है कि जो यंग फ्रॉग होगा उसमें टेल इज एब्सेंट, टेल एब्सेंट हो गया, और ऑटोफैजी कहते हैं प्रोसेस को. उसके बाद द गिल्स, फ्रॉग का, टैडपोल लार्वा का जो गिल्स है वो डिसअपियर होगा, और गिल्स की जगह डेवलप होगा लंग्स फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन.
बॉडी बिकम शॉर्ट एंड ब्रॉड, पहले फिश लाइक था, अब ये छोटा और चौड़ा हो जाएगा, शॉर्ट एंड ब्रॉड। 2 pairs ऑफ लेग्स डेवलप, 2 जोड़ा पैर डेवलप होगा, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। तो टेल डिसअपियर हो गया, 2 पेयर लेग्स डेवलप हो गया, गिल्स डिसअपियर हो गया, उसकी जगह लंग्स आ गया। जबड़ा जो था वो कार्टिलेजनस था, टिथ भी कार्टिलेजनस था। अब जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो बोथ जॉज एंड टिथ विल बिकम बोनी, ये बोनी हो जाएगा। और उसके साथ हार्ट, टैडपोल लार्वा का हार्ट 2 चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड है। जब ये मेटामॉर्फोसिस होगा तो हार्ट विल बिकम 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर हो जाएगा। उसी तरह किडनी, टैडपोल लार्वा का किडनी प्रोनेफ्रिक किडनी है जो सिंपलेस्ट टाइप है। जब ये मेटामॉर्फोसिस होगा तो इट विल बिकम मोर डेवलप्ड, यानी मेसोनेफ्रिक किडनी। अब ये जो फ्रॉग है, जो यंग फ्रॉग है, ये तो अभी तक मेटामॉर्फोसिस पानी के अंदर ही हुआ, लेकिन अब ये ओकेजनली जमीन के ऊपर आना शुरू करता है, बीच बीच में ये जमीन के ऊपर आता है। एंड नाउ धीरे धीरे जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा, अब ये पानी जमीन दोनों के ऊपर अब आना जाना शुरू कर देता है। Within few months, it becomes sexually matured to continue the life cycle, and that is frog. तो फ्रॉग का हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, शुरू से बताया था, फ्रॉग का जनरल फीचर बताया, फ्रॉग का स्कीन पढ़ा हम लोगों ने, फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम को, हार्ट को पढ़ा, फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा बकोफैरिंजियल एस्पायरेशन, क्यूटेनियस और पल्मोनरी एस्पायरेशन तीनों डिस्कस किया था। उसके बाद नर्वस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, और फिर हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, और इसके साथ फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बताया था, और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया है। अब इसके साथ रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट भी हो गया, यानी फ्रॉग कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको सारी चीज क्लियर है, असाइनमेंट भेजा ही हुआ है तो उसको देख लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये था कि 21 तारीख से, नोटिस तो दे ही दिया है, 21 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। टाइम है 12 से 1 रहेगा फिजिक्स का क्लास, 12 से 1 फिजिक्स, 1 से 2 और 2 से 3 ये बॉटनी जूलॉजी होगा। अब सर जो टाइम, अपने बॉटनी वाले सर जो टाइम लेंगे उसी में उनका होगा, फिर हम मेरा होगा। तो 1-1 घंटे का है, तीनों सब्जेक्ट है 1-1 घंटे का, जिसमें हम लोग सारा इम्पोर्टेंट, सारा टॉपिक का सारा चीज, इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोग भी क्वेश्चन बनाइएगा, डिस्कस कीजिएगा। ये प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 महीने का है, इसमें कोई फी वगैरह तो है नहीं, इसलिए अगर आप लोग के कोई जान पहचान में और कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टेस्ट वगैरह होगा तो टेस्ट का जो कॉस्ट आएगा वो तो प्रिंटिंग कॉस्ट आता है, तो वो लगेगा, टेस्ट का क्या होगा उसी में देखा जाएगा, नॉमिनल है, हम लोग ट्यूशन फी उसका नहीं लगेगा, फ्री क्लास। ठीक है, तो थैंक यू। अब पढ़िए और जहाँ दिक्कत है डिस्कस करते हैं।